हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू नवदीप सर्स फिजिक्स क्लास। तो अपने कर रहे थे राजस्थान बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड का चैप्टर नंबर 14 एटॉमिक फिजिक्स। और आज इस चैप्टर का अपने लास्ट पार्ट है ये वीडियो का। प्रीवियस जो पार्ट था उसमें अपने इसके बुक के क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे थे। तो आज इस पार्ट में अपने जो बुक के रिमेनिंग क्वेश्चंस है वो डिस्कस करेंगे और साथ ही डिस्कस करेंगे जो प्रीवियस ईयर बोर्ड में आए हुए क्वेश्चंस हैं वो सारे क्वेश्चंस इसमें डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए प्रीवियस जो वीडियो थी उसमें अपने क्वेश्चन नंबर थर्ड तक डिस्कस किए थे, जो लैम्डा ए बी की वैल्यू निकाली थी। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 है बुक का आपका न्यूमेरिकल का, कि डबली आयोनाइज्ड लिथियम एटम इज़ हाइड्रोजन लाइक। कि डबली आयोनाइज्ड का मतलब है जो लिथियम आयन आपके पास उस पर क्या है, चार्ज है Li+2 है वो। ठीक है, डबली आयोनाइज्ड का मतलब है इसमें। तो वो क्या है कि उस पर +2 चार्ज है। तो देखो आपको हाइड्रोजन लाइक आयन दिया हुआ है, हुज एटॉमिक नंबर इज़ 3। अपने जानते हैं लिथियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 3 होता है। तो देखो आपको फाइंड क्या करना है, दो चीज़ें आपसे पूछी हुई हैं कि फाइंड आउट द वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन रिक्वायर्ड टू एक्साइट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम फर्स्ट ऑर्बिट टू थर्ड ऑर्बिट। यानी कि अगर आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑर्बिट से थर्ड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन को सेंड करना है, तो आपको कितनी वेवलेंथ चाहिए, जो रेडिएशन है उसकी वेवलेंथ कितनी होनी चाहिए। और सेकंड क्वेश्चन पूछा हुआ है, हाउ मेनी लाइंस विल बी ऑब्जर्व्ड इन इमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ द एक्साइटेड सिस्टम। तो प्रीवियस जो वीडियो थी उसमें नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन का मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, वो आप याद रखना। तो देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। आपको पता है कि लिथियम आयन आपको गिवन है इस क्वेश्चन में। तो लिथियम आयन गिवन है, तो लिथियम आयन के लिए जेड की वैल्यू 3 होती है। और आपको क्या करना है, इसको एक्साइट करना है n=1 से n=3 स्टेट में। तो n1 n2 की वैल्यू आ गई। तो रिक्वायर्ड जो रेडिएशन होगी उसका फॉर्मूला आपको पता है, जो दिया था बोर्ड ने, 1/λ=r/z² 1/n1² - 1/n2²। अब देखो जब आप कोई आयन लोगे तो आयन वाले फॉर्मूले में z² भी आएगा। वैसे इस फॉर्मूले में z² होता है, लेकिन हाइड्रोजन एटम के लिए आपको पता है कि z की वैल्यू अपने 1 लेते हैं। तो z की वैल्यू 1 लेने से इस z² की वैल्यू 1 हो जाती है। तो अपने क्या करते हैं, यहाँ पे ओनली r लिखते हैं। हाइड्रोजन एटम के लिए z² 1 हो जाता है। तो अब देखो क्या है कि अपने सारे जो जो वैल्यूज़ अपने को पता है वो पुट कर देंगे। तो 1.0973 इंटू 10⁻7 रिडबर्ग कांस्टेंट हो गया, इंटू 3 का स्क्वायर जो इसका लिथियम का एटॉमिक नंबर है, और ब्रैकेट में आ जाएगा 1/1 की स्क्वायर माइनस 1/3 का स्क्वायर। तो देखो क्या होगा कि जो आपका बाहर 3 का स्क्वायर क्या बन जाएगा, ये 9 बनेगा आपका, और 9 और अंदर देखो ब्रैकेट के, इसको डायरेक्ट सॉल्व करो, 1/1/9 बनेगा, 1 - 1/9। तो ये 9 में से 1 8/9 बचेगा, और 9 से 9 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ये बचेगा अपने पास इतनी वैल्यू, और ये 1/λ की इक्वल है। तो लैम्डा के लिए क्या करेंगे, इसका रिवर्स कर देंगे। ठीक है, रिवर्स करेंगे तो 1/1.0973 10⁻7 इंटू 8। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, वो देखो मैंने आपको बताया हुआ तरीका कि आप क्या करो, इन दोनों जो टर्म्स हैं पहले तो इसको क्या करो, इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो 1.0973 के साथ। अब आपको पता है कि जो वेवलेंथ निकालनी है तो वेवलेंथ एंगस्ट्रॉम में होती है। तो एंगस्ट्रॉम में चेंज करने के लिए देखो अपने क्या करते हैं, इसको 10⁻3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 10⁻3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर 1000 बनेगा, और नीचे 8.7784 इंटू 10⁻10। अब इसको जब आपको डिवाइड करना होगा तो देखो डिवाइड करोगे, आप 1000 को 8.7 से डिवाइड करो, या 8.8 से कर दो, क्योंकि 8.7 के आगे 7 लगा हुआ है। तो 8.7 या 8.8 से डिवाइड करो, आपका अप्रोक्सीमेट आंसर ये आएगा 113.9 इंटू, और ये 10⁻10 क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, और यहाँ पे इसकी पावर नेगेटिव में आ जाएगी, इतने मीटर इसका आंसर आ जाएगा। और 10⁻−10 आपको पता है एंगस्ट्रॉम होता है, तो 114 एंगस्ट्रॉम अप्रोक्सीमेट इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट आपसे पूछा हुआ है कि जब ये जंप करेगा तो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस कितनी होंगी। तो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस का फॉर्मूला आपने डिस्कस किया था जो MCQ क्वेश्चन आए थे उसमें। तो क्या था, n(1/2)। n यहाँ पे हायर ऑर्बिट है, तो यहाँ पे हायर ऑर्बिट के लिए n=3 है, क्योंकि ऊपर अपने पढ़ा है कि उसको फर्स्ट से थर्ड ऑर्बिट में सेंड करना है। तो 3 अपॉन में क्या आ जाएगा, 2। तो 3 लाइन्स आएंगी, और 3 लाइन्स होंगी कौन सी आपके पास, कि या तो 3 से 2 में जाएगा, ठीक है,
और या 2 से 1 में जाएगा। दो लाइंस तो ये होगी 3 to 2 वाली और 2 to 1 वाली, या फिर एक पॉसिबिलिटी ये बनती है कि 3 to 1 डायरेक्ट आ जाए। ठीक है, 3 to 1 डायरेक्ट आपका एटम आ जाए, ये एक पॉसिबिलिटी इसकी बनती है। ये 3 बनती है, तो 3 लाइन्स अपने को मिलेंगी। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि फर्स्ट लाइन ऑफ बामर सीरीज हैज़ वेवलेंथ 6564 एंगस्ट्रॉम, फाइंड आउट रिडबर्ग कांस्टेंट एंड वेव नंबर। आपको दो चीज़ें पूछी हुई हैं, एक तो रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू पूछी हुई है और एक वेव नंबर, और आपको दिया है कि फर्स्ट लाइन है जो बामर सीरीज़ की उसकी वेव लेंथ है। तो आपको पता है वेव लेंथ ये है, और बामर जो सीरीज़ है उसकी फर्स्ट लाइन के लिए देखो, बामर सीरीज़ के लिए N1 की वैल्यू तो 2 होती है, और फर्स्ट लाइन के लिए मैंने आपको बताया है कि N2 की वैल्यू 3 लेनी है। और अगर यही यहाँ पे क्या आ जाता, लास्ट लाइन आ जाती, तो N2 की वैल्यू आप इनफाइनाइट लेते यहाँ पे। ठीक है, N2 इनफाइनाइट लेते। अब फर्स्ट लाइन पूछी है तो इससे जस्ट एक बड़ी वैल्यू लोगे आप, तो क्या हो जाएगा, फॉर्मूला लगाओगे और फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दोगे। तो ये अब आपने को लैम्डा की वैल्यू यहाँ पे गिवन है, आर की वैल्यू आपको निकालनी है, रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू आपसे पूछी हुई है, तो जो वैल्यू आपको गिवन है वो पुट कर दो। तो यहाँ 1/4 बनेगा, यहाँ 1/9, और ये इक्वल में पड़ा रहेगा। और आर की वैल्यू देखो निकालने के लिए मैंने यहाँ पे शॉर्टकट किया हुआ है, जिसने मैथमेटिक्स अच्छे तरीके से आता है वो तो क्या है, इस क्वेश्चन को आराम से कर सकता है। सॉरी, थोड़ी टेक्निकली प्रॉब्लम हो गई थी। तो चलो देखो क्या है कि मैं बता रहा था 1/4 - 1/9 ये आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और इसकी वैल्यू देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे, जिसको समझ नहीं आया भी ये कैसे किया सर आपने, तो देखो आपको मैंने बताया था जब भी आप इन दोनों को सॉल्व करोगे इनका एलसीएम क्या लोगे, 4 × 9 आ जाएगा एलसीएम, और ये 9 तो इधर चला जाएगा और 4 क्या आ जाएगा, इधर बीच में जो साइन है वो पड़ा रहेगा, यानी 9 - 4 ऊपर बनेगा। ये कर चुके हो आप ऊपर, तो ये 5/36 बनेगा। ठीक है ना, 5/36। और जब आप इसको इस साइड लेके जाओगे तो 5 तो क्या हो जाएगा, इसके मल्टीप्लाई में चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 5/36 है, तो 36 तो इस 1 के मल्टीप्लाई में आएगा और 5 इस नीचे वाले के मल्टीप्लाई में। तो r की वैल्यू आपके पास 36/5 इंटू में ये आ जाएगी। अब आप क्या करो, इसको मल्टीप्लाई करो, ये इसको 6.564 करके, और इसको सॉरी यहाँ पे 10⁻⁻10 दी हुई है आपको ऑलरेडी। तो आप क्या करोगे, इस पूरे को जब सॉल्व करोगे तो आपके पास 1.0973 × 10⁻7 आ जाएगा। इसको 6.564 कर दो और ये 10⁻7 हो जाएगा। यहाँ पे पॉइंट को आप आगे ले आओ, ठीक है ना, आगे ले आओगे तो ये 10⁻7 हो जाएगा। तो वो तो बेसिक मैथमेटिक कैलकुलेशन अगर आपको आती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आती तो इसको सीखो आप। तो अब नेक्स्ट आपसे एक चीज़ और पूछी है, वेव नंबर। तो वेव नंबर जब अपने चैप्टर कर रहे थे वहाँ पे डिस्कस किया था कि वेव नंबर वेव लेंथ का रिवर्स होता है, उल्टा होता है वेव लेंथ का। तो वेव नंबर को अपने म्यू बार से लिखते हैं तो 1/λ आ जाएगा। ठीक है ना, ये फॉर्मूला होता है वेव नंबर का। तो ये 1/6564 × 10⁻10 आ जाएगा। अब देखो इसको सॉल्व करने का तरीका फिर से मैंने बताया हुआ है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। सॉल्व कैसे करेंगे इसको कि अपने 10⁻10 को ऊपर ले जाएंगे, ठीक है ना, ऊपर ले गए तो अब 10⁻10 तो बहुत बड़ी वैल्यू है, इसमें तो इसका भाग देना मुश्किल है। अपने क्या करते हैं, इस 10⁻10 में से 10⁻4 अलग निकाल लेते हैं, और 10⁻4 को अपने क्या लिख देते हैं, 10,000 लिख देते हैं या 10,000 लिख देते हैं, और 10⁻6 पड़ा रहता है। भाई इसको दो पावर्स में अपने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, एक 10⁻4 एक 10⁻6, दोबारा से 10⁻10 ही बनेगा। अब 10,000 में आप ये 6,564 का डिवाइड आप आराम से कर सकते हो। तो जब आप इसको डिवाइड करोगे तो 1.523 × 10⁻6 आ जाएगा। और इसको थोड़ा सा अरेंज करो क्योंकि आंसर मैच करना है। तो आंसर मैच करने के लिए मैंने क्या किया, 15.23 × 10⁵, या इसको अप्रॉक्सीमेट 15 × 10⁵, और जो यूनिट होती है इसकी 1/λ है, तो लैम्डा की मीटर होती है, तो 1/मीटर यानी मीटर इनवर्स इसकी यूनिट आ जाएगी। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा आपके पास। अब नेक्स्ट देखो 6th क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ए हाइड्रोजन लाइक आयन इमिट्स रेडिएशन ऑफ फ्रिक्वेंसी 2.467 × 10⁻7 हर्ट्ज, कि एक हाइड्रोजन लाइक आयन है और वो रेडिएशन इमिट करता है इतनी फ्रिक्वेंसी की, इन ट्रांजिशन फ्रॉम n = 2 टू n = 1, यानी कि जब वो ट्रांजिशन करता है दूसरे ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में।
तो आपको फ्रिक्वेंसी निकालनी है। फाइंड द फ्रिक्वेंसी ऑफ इमिटेड रेडिएशन इन ट्रांजिशन फ्रॉम n इज इक्वल टू 3 टू n इज इक्वल टू 1। ठीक है, कि 2 से 1 में तो आपको रेडिएशन गिवन है और फ्रिक्वेंसी गिवन है। यहाँ पे ये चीज़ें यहाँ पे नोट करने वाली है। आपको गिवन क्या है, यहाँ पे म्यू की वैल्यू गिवन है, ना कि लैम्डा की वैल्यू। इस क्वेश्चन में लैम्डा की वैल्यू नहीं गिवन आपको। तो देखो आपसे पूछा हुआ है कि n इज इक्वल टू 3 टू n इज इक्वल टू 1 में क्या है, जब वो जाएगा तो कितनी, यानी जो फ्रिक्वेंसी की रेडिएशन है वो इमिट करेगा, म्यू, उसके लिए आपको फाइंड करना है। ठीक है, क्वेश्चन समझ आया। अब सॉल्यूशन देखो इसका कैसे करेंगे, कि आपने जानते हैं कि वी नो दैट वेवलेंथ ऑफ इमिटेड रेडिएशन, ये फॉर्मूला होता है। अब उसने यहाँ पे बोला हुआ है कि हाइड्रोजन लाइक आयन है, तो और आयन के लिए आपको मैंने फॉर्मूला बताया था कि आपको Z² लेना पड़ेगा। आपको नहीं पता भी कौन सा आयन है, हीलियम है, लिथियम है, कोई भी आयन हो सकता है। आयन आपको यहाँ पे गिवन नहीं है। ठीक है, बट इन क्वेश्चन वी हैव टू गिवन फ्रिक्वेंसी ऑफ फोटोन। सो आपको पता है ये वाला फॉर्मूला वेवलेंथ के लिए होता है, लेकिन ऊपर जो क्वेश्चन है उसमें अपने को फ्रिक्वेंसी दी हुई है। तो अपने को सबसे पहले जो अपने पास फॉर्मूला है उसको फ्रिक्वेंसी की फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा, यानी इस लैम्डा की जगह म्यू लाना पड़ेगा। तो म्यू लाने के लिए देखो क्या करेंगे, अपने इक्वेशन जो फर्स्ट है ये वाली, इसको HC से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो HC अपॉन लैम्डा यहाँ पे क्या बन जाएगा, आपको पता है H न्यू होता है। C अपॉन लैम्डा को अपने H न्यू लिखते हैं, और इधर R Z² HC, ये 1 अपॉन n1², ये 1 अपॉन n2² पड़ा रहेगा। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन n इज इक्वल टू 2 टू n इज इक्वल टू 1, इस ट्रांजिशन के लिए देखो n1 की वैल्यू तो 1 हो जाएगी और n2 की वैल्यू 2 हो जाएगी। तो अपने क्या करेंगे, h म्यू को इसकी इक्वल रखेंगे। अब देखो इस म्यू की वैल्यू अपने को गिवन है वैसे तो क्वेश्चन में, लेकिन मैं यहाँ पे पुट नहीं कर रहा, क्योंकि अपने को पुट आगे लास्ट में करेंगे इसकी वैल्यू, नहीं तो क्वेश्चन बहुत लेंथी हो जाएगा यहाँ पे। और अपने को Z² की वैल्यू भी नहीं पता यहाँ पे भी Z कितना है। उसने इतना ही बोला हुआ है कि हाइड्रोजन लाइक कोई आयन है। ठीक है, तो अब देखो अपने क्या करेंगे, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा RZ² HC इंटू 3/4 बन जाएगा, और ये H म्यू के इक्वल आ गया। इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दी। अब बिल्कुल सेम अपने इसके लिए क्या करना है, जो आपको क्वेश्चन पूछा हुआ है उसके लिए फॉर्मूला बनाना है कि n इज इक्वल टू 3 टू n इज इक्वल टू 1। इसमें जब कोई इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करता है तो उसकी रेडिएशन की जो फ्रिक्वेंसी है वो अपने एज्यूम कर ली म्यू डैश है। तो देखो ऊपर जो फॉर्मूला बन रहा था ये वाला, इसमें अब h म्यू डैश रखेंगे, यहाँ पे 1/1 का स्क्वायर और यहाँ पे 1/3 का स्क्वायर आएगा, तो वही लिखा। और इसकी वैल्यू क्या आ गई, RZ² HC अपॉन 8/9। अब आपके पास दो इक्वेशंस हैं, दोनों इक्वेशंस को क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को आपने डिवाइड कर दिया। तो जब डिवाइड करोगे तो ये h म्यू डैश अपॉन h म्यू, RZ² HC RZ² यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। क्योंकि अगर आप इसको सॉल्व करते तो Z² की वैल्यू आपको नहीं पता थी, तो उस तरीके से आप कैलकुलेट नहीं कर सकते थे। तो अब यहाँ पे बचेगा ये 4 ऊपर चला जाएगा और 9 ये वाला क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो ऊपर तो 32 और नीचे 27 बनेगा। तो म्यू डैश अपॉन म्यू की वैल्यू 32/27, तो म्यू डैश की वैल्यू आपके पास 32/27 और इंटू में म्यू, ये म्यू इधर क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई में चला जाएगा इसके साथ। तो मल्टीप्लाई में आ गया, अभी इसकी वैल्यू पुट कर दो। और 27 को 32 से जब आप क्या करोगे, काटोगे तो 1.18 आएगा, और इसको जब इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 2.92 इंटू 10⁻7 हर्ट, जिसकी क्या आ जाएगी, फ्रिक्वेंसी आ जाएगी। ठीक है, तो क्या था, दो कंडीशन दी हुई थी, दोनों को डिवाइड करके अपने आंसर निकाल लिया। अब नेक्स्ट देखो आपको क्वेश्चन नंबर 7, इसमें क्या दिया हुआ और क्या पूछा हुआ आपसे कि ए मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ लैम्डा इज इंसिडेंट ऑन सैंपल ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि एक रेडिएशन है उसकी वेवलेंथ है लैम्डा और उसको इंसिडेंट किया है हाइड्रोजन के सैंपल पे, हुज एटम्स आर इन ग्राउंड स्टेट। अब आपको दे दिया भी जो ये हाइड्रोजन का सैंपल है उसके जो सारे एटम्स है वो ग्राउंड स्टेट में है। तो एक बात तो पता लग गई यहाँ से भी n1 इज इक्वल टू 1 है। जब भी ग्राउंड स्टेट आ जाए तो n1 1 आपको एज्यूम करना है। एक चीज़ यहाँ पे लैम्डा पता लग गई भी, लैम्डा आपको गिवन है। हाइड्रोजन एटम एब्जॉर्व द रेडिएशन एंड देन इमिट वेव्स ऑफ 6 डिफरेंट वेवलेंथ्स, कि इस रेडिएशन जो लैम्डा उस पर आपने डाली है उसको एब्जॉर्व करता है और एब्जॉर्व करके हायर ऑर्बिट में जाता है, और जब वापस वो लोअर में आता है तो 6 अलग अलग टाइप की रेडिएशन को इमिट करता है।
तो 6 अलग अलग टाइप की या अलग अलग वेवलेंथ की रेडिएशन को इमिट करने का मतलब भी अपने को जो इसका स्पेक्ट्रम मिलेगा उसमें 6 स्पेक्ट्रल लाइंस मिलेंगी, ठीक है ना। तो ये इसमें एक पकड़ करने वाली बात है इस क्वेश्चन में कि आपको क्या दिया हुआ है, घुमा के नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस दी हुई हैं 6, ठीक है ना। तो फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो देखो लैम्डा की वैल्यू फाइंड करने का तो एक ही फॉर्मूला है, आर 1/n1² और 1/ का n2²। तो अब देखो इस क्वेश्चन में अपने को n1 की वैल्यू गिवन है, भी 1 है, लैम्डा लैम्डा ही पड़ा हुआ है, लैम्डा तो फाइंड ही करना है। और n2 की वैल्यू अपने को नहीं पता, r की वैल्यू तो चलो पता है, रिडबर्ग कांस्टेंट होता है। तो n2 की वैल्यू के लिए अपने को उसने एक हिंट दे दिया भी वो 6 डिफरेंट वेवलेंथ्स की रेडिएशन को इमिट करता है। तो देखो क्या करेंगे अपने, बस यही हिंट यहाँ पे काम में लेंगे कि नंबर ऑफ इमिटेड वेव्स या स्पेक्ट्रल लाइंस यहाँ पे 6 हैं गिवन आपको, और नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस का जो फॉर्मूला होता है वो आपने अब तक 2 क्वेश्चंस में उसको पढ़ चुके हो आप, n(-1/2) इज इक्वल टू 6। तो n² माइनस n किसके इक्वल आ जाएगा, 12 के इक्वल आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और जब आप इस 12 को इधर लेके आओगे तो ये बनेगा n² माइनस n माइनस 12 इज इक्वल टू 0, जो कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप सॉल्व कैसे करते हो, इसके फैक्टर्स करके। तो क्या करोगे फैक्टर्स कैसे, कि दोनों फैक्टर का जो सम है वो तो -n आए, जो उन दोनों का मल्टीप्लाई हो वो 12n² आए। तो देखो दो फैक्टर इसके -4n और +3n, दोनों का सम -n आ रहा है और दोनों का मल्टीप्लाई माइनस का 12n² आ रहा है, ठीक है ना। तो अब क्या करोगे, पहले दोनों में से आप n कॉमन लोगे और ब्रैकेट में बचेगा n-4, और दूसरे दोनों में से 3 कॉमन लोगे और बचेगा n-4, और n-4 को टोटल कॉमन आ जाएगा, n+3 बचेगा। तो देखो जब दोनों को 0 इक्वल रखोगे तो एक तो n की वैल्यू आएगी 4 और एक आएगी n की वैल्यू 3। अब ये वाली वैल्यू पॉसिबल नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि कोई भी ऑर्बिट या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो होता है उसकी वैल्यू नेगेटिव नहीं होती है। तो n की वैल्यू अपने पास आ गई 4। तो बस अपना क्वेश्चन हो गया यहाँ पे। n2 की वैल्यू, अब देखो n1 तो आपको गिवन है, ग्राउंड स्टेट गिवन है क्वेश्चन में, n2 की वैल्यू आ गई 4। आप क्या करो, लैम्डा का फॉर्मूला लगाओ, उसमें वैल्यूज़ पुट करो, कैलकुलेशन करो, 1 माइनस ये 1/16 हो जाएगा, और इसको जब माइनस करोगे तो ये 15/16 बनेगा, और जब लैम्डा की वैल्यू निकालोगे तो 16 ऊपर और ऊपर वाली सारी वैल्यू नीचे। इसको सॉल्व करो, आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 0.9726 × 10⁻⁷ मीटर, ठीक है ना। और जो इसकी वैल्यू लैम्डा की आ जाएगी, अब देखो लैम्डा की वैल्यू जो आंसर में दी हुई है मैंने उसी से मैच की हुई है, आपका क्वेश्चन यहाँ पर भी सही है। और अगर आप इसको ऐसे करना चाहते हो भी 972.6 और इनटू में इसको 10⁻⁻10 बना दो, तो 972.6 एंगस्ट्रॉम भी आ सकता है। लेकिन क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपको नैनोमीटर में गिवन है, तो नैनोमीटर में गिवन है, तो नैनोमीटर में चेंज करने के लिए आपको पता है नैनो होता है 10⁻⁹। तो इसको क्या करना है, 10⁻⁻10 ना बना के 9 बनाना है, तो पॉइंट आप यहाँ पे लगाओ, तो ये 97.26 × 10⁻⁹ बनेगा, और इसको 97.26 नैनोमीटर अपने लिख देंगे, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो अच्छा क्वेश्चन था, बस आपको क्या है हिंट से इसमें एक चीज़ फाइंड करनी थी। अब नेक्स्ट देखो इसमें क्या है, 8th क्वेश्चन है, और 8th क्वेश्चन मैंने छोड़ रखा है खाली, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको नहीं करना अभी। ये क्वेश्चन आपका 13 चैप्टर जो आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है उससे रिलेटेड है, उसके फॉर्मूले इसमें काम आएंगे, और वो चैप्टर अभी तक आपने नहीं किया हुआ, तो तभी मैं आपको एक बार छुड़वा रहा हूँ ये क्वेश्चन। ये वाला न्यूमेरिकल अपने जब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के न्यूमेरिकल्स करेंगे वहाँ जरूर डिस्कस करूँगा आपको ज़रूर, तो इसको एक बार यहाँ पढ़ा रहने दो। नेक्स्ट न्यूमेरिकल पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9th, ठीक है। ये जो चैप्टर है इसके न्यूमेरिकल्स अच्छे भी हैं और थोड़े से हार्ड भी आपको लग सकते हैं, तभी मैंने इस चैप्टर के लगभग सारे न्यूमेरिकल्स डिस्कस किए हैं, ठीक है ना। कोई भी न्यूमेरिकल आप पर नहीं छोड़ा, सारे न्यूमेरिकल्स को वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। तो देखो क्या है क्वेश्चन नंबर 9th में, कि ए सैंपल ऑफ हाइड्रोजन इज़ इन ए स्पेसिफिक एक्साइटेड स्टेट, कि हाइड्रोजन का एक सैंपल है वो एक स्पेसिफिक एक्साइटेड स्टेट में है, अपने को नहीं पता भी कौन सी स्टेट में है, कौन से ऑर्बिट में है, कुछ नहीं दिया हुआ।
बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ फोटोन्स ऑफ एनर्जी 2.55 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब वो जो एक्साइटेड स्टेट में है हाइड्रोजन का सैंपल, अब वो दोबारा से कुछ फोटोन्स का एब्जॉर्प्शन करता है और फिर से क्या चला जाता है, और एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। इट रीचेस अनदर एक्साइटेड स्टेट, यानी अनदर एक्साइटेड स्टेट में ये रीच करता है। फाइंड आउट द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर फॉर स्टेट्स ए एंड बी। ठीक है, आपको दो स्टेट्स दी हुई हैं कि एक तो स्पेसिफिक एक्साइटेड स्टेट आपको ए दी है, ये ए है, और जब आप क्या करते हो यहाँ पे ए मैं लिखना भूल गया कि आप यहाँ पे लिखो स्पेसिफिक एक्साइटेड स्टेट ए। ठीक है, बुक में गलत हो सकता है ये, मैं भी शायद लिखना भूल गया, यहाँ पे एक्साइटेड स्टेट ए आएगा। अब ए से ये क्या करता है, इतनी एनर्जी फिर से एब्जॉर्व करता है और बी में पहुँच जाता है एक्साइटेड स्टेट में। तो आपको क्या फाइंड करना है, ए और बी की प्रिंसिपल क्वांटम नंबर फाइंड करनी है। तो देखो ये अलग ही लेवल का क्वेश्चन है और अलग ही टाइप का क्वेश्चन है। वैसे ही ऐसे क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम में आते हैं, वहाँ पे आपको इसका ऑप्शन उठा के रख के देखना होता है, ऑप्शन से आंसर आता है। लेकिन फिर भी यहाँ पे आपको दिया हुआ है तो इसका मैंने थोड़ा सा यानी मेथड निकाला है। वैसे तो क्या है कि गाइड वगैरह में मैंने देखा था, उसमें भी इतना अच्छा नहीं दिया हुआ, अपना मेथड मैंने निकाला है और मेथड सही भी है बिल्कुल। आप देखो कैसे कि देखो अपने को कुछ नहीं पता, अपने को ओनली एनर्जी पता है। ठीक है ना, और आपको पता है कि आपको दो चीज़ें फाइंड करनी है, ए और बी की क्वांटम नंबर, यानी n1 और n2 की वैल्यू आप कह सकते हो। तो n1 और n2 की वैल्यू, दो चीज़ों की वैल्यू आप एक वैल्यू की सहायता से नहीं निकाल सकते। तो यहाँ पे अपने को इसमें अप्रोक्सीमेट या अंदाज़ा लगाना पड़ेगा, अपने अंदाजे से क्वेश्चन करना पड़ेगा। देखो कैसे, पहले तो मैंने डायग्राम में बना दिया और यहाँ पे अपने को पता लग रहा है एक चीज़ कि आपको जो ए स्टेट दी हुई है स्टार्टिंग वाली, वो एक एक्साइटेड स्टेट है। तो इससे एक चीज़ क्लियर होगी कि एन ए यानी ए की जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है या ए जो ऑर्बिट है वो फर्स्ट ऑर्बिट तो नहीं है, और ए की वैल्यू एक से बड़ी होगी, क्योंकि ग्राउंड स्टेट से बड़ी होती है सारी एक्साइटेड स्टेट। तो ग्राउंड स्टेट में तो इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो इसका मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर दोनों के लिए एक तो हो ही नहीं सकता। तो ये मैंने पहले ही नोट कर दिया भी एक तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो तो ग्राउंड स्टेट होती है और क्वेश्चन में अपने को दोनों ही स्टेट्स एक्साइटेड स्टेट दी हुई है। और आपको दिया है कि ए से बी का एनर्जी गैप कितना है, 2.55 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और हाइड्रोजन का एटम है, हाइड्रोजन दिया हुआ है इसमें। तो एच एटम एब्जॉर्व 2.55 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी एंड गोज टू ए टू बी। सो दिस एनर्जी इज इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ एनर्जीज ऑफ बोथ लेवल्स। आपको पता है भी इसकी एनर्जी माइनस इसकी एनर्जी के डिफरेंस की इक्वल होता है, ये वाला जो होता है। ठीक है ना, ये कॉन्सेप्ट बहुत जगह यूज होता है, आप इसको अच्छे तरीके से पक्का दिमाग में बिठा लो भी जो एनर्जी देते हैं या एनर्जी एब्जॉर्व करता है या एनर्जी इमिट करता है जो फोटोन, उसकी जो एनर्जी दोनों ऑर्बिट्स की एनर्जीज के डिफरेंस की इक्वल होती है। ठीक है ना, तो ये वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी है कि ई बी यानी बी की एनर्जी माइनस ए की एनर्जी इज इक्वल टू 2.55 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब आपको पता है कि E1 जो होता है, तो देखो आपको पता है कि हाइड्रोजन एटम के लिए अलग अलग अपने एनर्जी लेवल के लिए एनर्जी निकाली थी, फर्स्ट ऑर्बिट में इतनी होती है, सेकंड में इतनी, तो वो सारी वैल्यूज़ लिखी हैं। तब पहले ही आपको बताया था कि ये क्वेश्चन क्या है, ऑप्शन से होने वाला है, और ऑप्शन नहीं गिवन तो क्या है, अपने को सारी एनर्जी की वैल्यू लिखनी पड़ेगी। अब आप क्या करो, आपको पता है कि जो आपको एनर्जी यहाँ पे गिवन है वो आपको दो ऑर्बिट के डिफरेंस की इक्वल है, तो इन सब का डिफरेंस निकाल के देखो। तो इसमें आपको E1 तो लेना ही नहीं है, क्योंकि E1 तो स्टेट इसमें है ही नहीं। तो आप क्या करो, E3 में से E2 निकाल के देखो, या E4 में से E2 निकाल के देखो, या E4 में से E3। आपको क्या करना है, पॉसिबिलिटी लेनी पड़ेगी। E4 में से आपको E2 या E3 या E4 माइनस करो, तो देखो कि किसका गैप इस 2.55 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल आ रहा है। ये सारी एनर्जीज आपने कैलकुलेट ऑलरेडी कर चुके हो जब आपने चैप्टर किया था। तो अब देखो अपने क्या है कि अपने क्या लेते हैं, नाउ टेकिंग डिफरेंस ऑफ दीज एनर्जीज वी कैन सी दैट। अपने देखते हैं कि E4 माइनस E2 है, जो E4 और E2 का जो डिफरेंस है वो 2.55 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की इक्वल आ रहा है। कि यहाँ पे E4 की वैल्यू तो माइनस 0.850 है और इसकी वैल्यू माइनस 3.4 है। तो जब आप 3.4 में से इसको माइनस करोगे तो ये 2.55 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। तो अब देखो अपने को इन दोनों एनर्जीज का डिफरेंस मिल गया, और इक्वेशन फर्स्ट अपने को ई बी माइनस ई ए ये दे रहा है। तो अपने को यहाँ पे पता लग गया कि जो हायर ऑर्बिट है वो तो फोर्थ है और जो लोअर ए वाला ऑर्बिट है वो सेकंड है।
ठीक है। तो अपने यहाँ पे लिख सकते हैं कि एन ए की वैल्यू 2 है और एन बी की वैल्यू अपने पास क्या आ गई, 4 आ गई। अब नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर आता है 10 नंबर क्वेश्चन में क्या गिवन है कि द एनर्जी लेवल्स फॉर एन एटम आर शोन इन द फॉलोइंग डायग्राम। एक डायग्राम दिया हुआ है, उसमें किसी एटम के एनर्जी लेवल्स आपको गिवन है। फाइंड आउट द वेवलेंथ्स ऑफ फोटोन्स कॉरस्पॉन्डिंग टू द ट्रांजिशन फ्रॉम बी टू डी। आपको क्या निकालना है, बी और डी ट्रांजिशन के लिए। ये आपको एक डायग्राम गिवन है, इसमें इस डायग्राम में हर एक लेवल की अलग अलग एनर्जी गिवन है कि जो फर्स्ट है इसकी 0 है, सॉरी फर्स्ट की -10 है, नीचे से देखना स्टार्ट करते हैं। सेकंड की -4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, थर्ड की 2 है, और ऐसे ऐसे जो लास्ट वाला उसकी 0 है। ठीक है, 4 एनर्जी लेवल आपको गिवन है, एनर्जीज गिवन है। आपको कहा है कि जो इसमें एक तो बी ट्रांजिशन है, बी ट्रांजिशन में जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ से आ रहा है, इस 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाली एनर्जी से इस -4.5 में आ रहा है। एक तो इस ट्रांजिशन के लिए, और एक आपसे पूछा डी के लिए, यानी -2 से -10 में जब इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो इस ट्रांजिशन के लिए लैम्डा की वैल्यू आपको फाइंड करनी है दोनों ट्रांजिशन में। तो देखो क्या करना होगा आपको वही चीज़ यहाँ पे ध्यान रखनी है कि जो यहाँ पे एनर्जी इमिट होगी या लैम्डा होगा वो किसके इक्वल आएगा। आपको पता है कि दो एनर्जी लेवल्स की एनर्जी के डिफरेंस की इक्वल आता है जो इमिटेड रेडिएशन की एनर्जी होती है। तो अपने क्या करते हैं, पहले बी के लिए फाइंड करते हैं। अकॉर्डिंग टू द डायग्राम इन ट्रांजिशन बी एनर्जी गैप बिटवीन एनर्जी लेवल्स, कि इन दोनों एनर्जी लेवल्स के बीच एनर्जी का गैप कितना है, तो वो डेल्टा ई निकाल लेते हैं। बी के लिए ऊपर वाली एनर्जी हायर तो 0 है और नीचे वाली -4.5 है। आपको पता है 0 बड़ा होता है और -4.5 छोटा होता है, तो 0 में से 4.5 माइनस करेंगे तो ये 4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की इक्वल आ जाएगा। और आपको पता है कि यही एनर्जी hc/लैम्डा की इक्वल होगी, क्योंकि जो इमिटेड फोटोन है उसकी एनर्जी h न्यू होती है और h न्यू को अपने hc/लैम्डा लिखते हैं। ठीक है, और लैम्डा की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, तो लैम्डा को इधर ले जाओ और इसको नीचे ले आओ। और यहाँ पे जो सबसे ध्यान रखने वाली चीज़ है, ये पहले न्यूमेरिकल में कभी नहीं आया, इस वाले में आया है कि आपको जब भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी गिवन हो तो उसको सबसे पहले आपको जूल में चेंज करना ही करना पड़ेगा। ये काम आपको पहले करना पड़ेगा, क्योंकि आपको एसआई यूनिट्स में सारी वैल्यू चाहिए और एसआई यूनिट में आपको चेंज करना पड़ेगा। डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आप नहीं यूज कर सकते, क्योंकि लैम्डा की वैल्यू मीटर में निकालनी है आपको। तो देखो क्या आएगा, लैम्डा की वैल्यू hc और अपॉन में ये वाली सारी वैल्यू यहाँ लैम्डा की जगह आ जाएगी। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो देखो h और c की वैल्यू 6.626 10 की पावर -34, ये 3 × 10 की पावर 8, और ये होता है 4.5 × 1.6 × 10 की पावर -19, और ये आ जाएगा 2.750 × 10 की पावर -7, या इसको 2750 × 10 की पावर -10, या फिर 2750 एंगस्ट्रॉम इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब बिल्कुल सेम तरीका आपको डी ट्रांजिशन के लिए करना है, वो आप खुद करोगे। एक हायर एनर्जी लेवल है -2 और लोअर है -10, तो आपको थोड़ा बता देता हूँ, जो एनर्जी आएगी वो 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगी, और 8 को आपको जूल में चेंज करना पड़ेगा 1.6 × 10 की पावर -19 से मल्टीप्लाई करके, और फिर सेम मेथड लगाना है जो ऊपर लगाया आपने, और सेम मेथड लगा के आपका आंसर आ जाएगा 1550 एंगस्ट्रॉम। ठीक है ना, ये आप खुद करोगे। अब नेक्स्ट 11th नंबर क्वेश्चन देखो क्या है आपके पास कि फॉर हाइड्रोजन एटम फाइंड आउट द मैक्सिमम एंगुलर स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन ए स्टेशनरी ऑर्बिट, कि एक स्टेशनरी ऑर्बिट में आपको एंगुलर स्पीड निकालनी है हाइड्रोजन एटम की, और एंगुलर स्पीड भी कौन सी, मैक्सिमम वाली निकालनी है। ठीक है ना, अब आपको पता है कि जो एंगुलर स्पीड होती है 11th क्लास में आपने पढ़ा है, एंगुलर वेलोसिटी या एंगुलर स्पीड ओमेगा से शो करते हैं, और v = ω/r होता है। v लीनियर वेलोसिटी या लीनियर आपकी स्पीड होती है और ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी होती है। तो v = ω/r, और r जिस रेडियस के पाथ पे कोई क्या कर रहा हो, सर्कुलर मोशन कर रहा हो, वो रेडियस होती है उस पाथ की। तो देखो एंगुलर वेलोसिटी अगर यहाँ से मैं निकालना चाहूँ तो ω = v/r आएगा, और इलेक्ट्रॉन क्या है स्टेशनरी ऑर्बिट में, सो एंगुलर वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन स्टेशनरी ऑर्बिट, तो ω = v/r हो जाएगा ये। और nth ऑर्बिट के लिए ये वैल्यू लिखूँ तो ω_n = vn/rn। अब आपको Vn और Rn दोनों की वैल्यू पता है। Vn की वैल्यू आपने ये निकाली थी जो वेलोसिटी होती है किसी भी इलेक्ट्रॉन की किसी भी ऑर्बिट में, और Rn क्या होता है, किसी भी ऑर्बिट की रेडियस। ठीक है ना,
रेडियस का फॉर्मूला। तो दोनों फार्मूले आपके पास हैं, दोनों फार्मूले यहाँ पे पुट कर दो आप। तो जब आप पुट करोगे तो देखो आपके पास क्या आएगा लास्ट आंसर, ये वाला n तो नीचे आ जाएगा और ये वाला z यहाँ पे ऊपर चला जाएगा। तो ऊपर तो z² बन जाएगा और नीचे n³ बन जाएगा। और जो दोनों वैल्यूज़ आती हैं 0.529 एंगस्ट्रॉम को 10⁻⁻10 लिखा एंगस्ट्रॉम को, तो ये अपॉन में पड़ी रहेगी। अब देखो आपको पता है कि हाइड्रोजन एटम आपको गिवन है, तो हाइड्रोजन एटम के लिए z इज इक्वल टू 1, तो ये z तो ज्ञात चला, ठीक है ना, z वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अब आपको पता है कि n³, अब यहाँ पे एक कंडीशन आपसे पूछी हुई है कि जो एंगुलर वेलोसिटी है वो मैक्सिमम होनी चाहिए। तो एंगुलर वेलोसिटी मैक्सिमम कब होगी, आपको पता है ओमेगा n, अगर मैं इस फॉर्मूले से लिखूं तो वो n³ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है ना। यानी n की वैल्यू जितनी छोटी होगी ओमेगा n की वैल्यू उतनी ही ज़्यादा होगी। तो n की अपने को यहाँ पे मिनिमम वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। तो n की जो मिनिमम वैल्यू है वो 1 ही होती है, क्योंकि फर्स्ट ऑर्बिट होता है, इससे नीचे कोई ऑर्बिट नहीं होता। तो जो मैक्सिमम वर्ड लिखा है वो वर्ड अपने को यहाँ से सॉल्व करना पड़ेगा कि ओमेगा n n³ के क्या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, और n की मिनिमम वैल्यू जब होगी तभी ओमेगा n मैक्सिमम होगा। तो n की जो मिनिमम वैल्यू है वो 1 होती है। तो n इज इक्वल टू 1 यहाँ पे पुट करेंगे अपने, तो ऊपर भी 1 का स्क्वायर और नीचे क्या आ जाएगा 1 का क्यूब। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो देखो क्या आएगा 4.1 इंटू 10⁻16 रेडियन पर सेकेंड, जो एंगुलर वेलोसिटी का यूनिट है, ठीक है। तो क्वेश्चन में बुक में जो इसका आंसर दिया हुआ है वो 1.4 दिया हुआ है, लेकिन वास्तव में 4.1 आएगा, इसको सही कर लेना आप। अब आता है इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, वो आता है कि व्हाट इज द रिकॉइल मोमेंटम ऑफ हाइड्रोजन एटम आफ्टर इमिटिंग ए फोटोन ड्यू टू ट्रांजिशन फ्रॉम n इज इक्वल टू 5 स्टेट टू n इज इक्वल टू 1 स्टेट। तो ऐसा क्वेश्चन आप ऑलरेडी कर चुके हो, जो आपका MCQ क्वेश्चन थे उसमें आया था ऐसा रिकॉइल मोमेंटम वाला। तो तब मैंने आपको बताया था कि जब भी आपको मोमेंटम फाइंड करना हो आप क्या करो, एनर्जी फाइंड कर लो डेल्टा ई, और एनर्जी को c से डिवाइड कर दो, क्योंकि एनर्जी mc² होती है फोटोन की, और ये c से डिवाइड करोगे तो mc आएगा। और आपको पता है कि c फोटोन की वेलोसिटी होती है। तो वैसे तो अपने क्या लिखते हैं, जो मोमेंटम होता है mv, लेकिन फोटोन का जो मोमेंटम है वो mc होगा। तो आपको पहले एनर्जी फाइंड करनी पड़ेगी, एनर्जी को c से डिवाइड करना पड़ेगा, और मेरे को आंसर भी याद है उस MCQ का 12.75, और इसकी जो यूनिट थी इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी थी। सी की वैल्यू आपने पुट नहीं की थी वहाँ पे, लेकिन यहाँ आपको करनी पड़ेगी। तो देखो क्या है कि आपको पता है टू मेक ए ट्रांजिशन फ्रॉम n इज इक्वल टू 5 टू n इज इक्वल टू 1 द एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ एनर्जीज ऑफ बोथ लेवल्स। ये लाइन पता नहीं कितनी बार रिपीट होगी, दोबारा से मैं लिख रहा हूँ कि जो इसमें फोटोन इमिट होगा उसकी जो एनर्जी होगी वो दोनों एनर्जी लेवल्स की एनर्जीज के डिफरेंस की इक्वल होगी। तो आपको क्या करना है, डिफरेंस निकालना है कि E5 यानी 5th ऑर्बिट में एनर्जी कितनी और फर्स्ट में। तो हाइड्रोजन एटम है, तो हाइड्रोजन एटम के लिए जो एनर्जी का फॉर्मूला है वो आपको पता है कि -z²/n² और इंटू में 13.6 होता है, वैसे तो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। और अब आपको यहाँ पे हाइड्रोजन के लिए z की वैल्यू तो 1 हो जाती है, तो ये 13.6/n² इसका फॉर्मूला आ जाएगा। तो ये -13.6/5 का स्क्वायर और माइनस का -13.6/1 का स्क्वायर। तो ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे, और 13.6 दोनों में से कॉमन ले लिया। तो देखो प्लस का यहाँ पे 1 बचेगा और माइनस का 1/25 बचेगा, और ये 24/25 आ जाएगा, ठीक है। अब दोबारा आपको बताया कि जब भी आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में वैल्यू हो उसको जूल में चेंज करो। तो ये जो वैल्यू है ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आई है, तो इसको जूल में चेंज करने के लिए अपने 1.6 इंटू 10⁻19 से मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर इसका रिकॉइल मोमेंटम निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, P इज इक्वल टू डेल्टा E/c। एनर्जी को आपको c से डिवाइड करना पड़ेगा। तो c से जब डिवाइड करोगे तो यानी लाइट की वेलोसिटी से 3 इंटू 10⁸, तो आपके पास जो लास्ट आंसर आ जाएगा 6.98 इंटू 10⁻17, और जो मोमेंटम की यूनिट होती है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, ठीक है, वो आ जाएगी। तो ये थे आपके बुक के सारे क्वेश्चंस। वैसे कुछ स्पीडली मैंने डिस्कस किए हैं, आप वीडियो को 2-3 बार देखना, आपके अच्छे तरीके से समझ आ जाएंगे, मुझे उम्मीद है। अब अपने डिस्कस करेंगे जो प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आए हुए हैं
2010 से लेके और 2020 तक प्रीवियस 10 ईयर्स के क्वेश्चंस अपने डिस्कस करेंगे जो इस चैप्टर में से आए हुए हैं, और वो क्वेश्चन आपको डिस्कस मैं यानी कि सॉल्व करवाऊंगा जो अब तक चैप्टर में सॉल्व आपने नहीं किए हुए। ठीक है ना, थोड़े से नए टाइप के क्वेश्चन हैं, और जो क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुके हैं वो आपको भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। उस पर आप ओनली क्या करना, जो टॉपिक जैसे मान लो आपको अगर आ गया कि बोर की पोस्टुलेट बताओ, तो और ये वाला जो क्वेश्चन है वो 2015 में आया हुआ है, मान लो 2015 में बोर की पोस्टुलेट पूछ ली, तो जहाँ आपने बोर की पोस्टुलेट लिखी थी उस टॉपिक के ऊपर 2015 लिख देना आप, तो आपको पता लग जाएगा भी ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है, उसको दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है। और जो क्वेश्चन आपको नए लगते हैं वो आप लिख सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने जो इसके प्रीवियस ईयर बोर्ड के क्वेश्चन हैं। तो देखिए ये है प्रीवियस ईयर बोर्ड के क्वेश्चंस 2010 से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। वैसे तो जो आपका सिलेबस है वो 2018 से स्टार्ट हुआ है, अभी तक 18, 19 और 2020 3 साल ही हुए हैं इस सिलेबस को स्टार्ट हुए। लेकिन आपको पता है कि चाहे सीबीएसई का सिलेबस हो चाहे आपका राजस्थान बोर्ड का हो, टॉपिक तो वही रहने हैं। अगर बोर्ड ने कोई पोस्टुलेट दी है तो सीबीएसई में से थोड़ा भी अलग कोई पोस्टुलेट दे देगा और आपके राजस्थान बोर्ड में अलग होगी, तो फिजिक्स हमेशा वही रहती है, चाहे कोई बोर्ड आए कोई भी सिलेबस आए। तो तभी मैं यहाँ पे सारे क्वेश्चंस इसमें डिस्कस कर रहा हूँ ताकि आपको पता लग सके कि बोर्ड में कैसे क्वेश्चन आते हैं, और आपको ये अंदाज़ा भी हो जाएगा अगर आपने अच्छे तरीके से वीडियोज़ सारी देखी हुई हैं, आपको हर एक क्वेश्चन आएगा, कोई क्वेश्चन इसमें ऐसा नहीं होगा जिसमें आपको प्रॉब्लम आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है 2010 का, क्या पूछा हुआ है आपसे कि रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट ऑफ एच एटम इज़ 4.77 एंगस्ट्रॉम, फाइंड द रेडियस ऑफ इट्स फर्स्ट ऑर्बिट। देखो इसमें मैंने हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के साथ साथ ही बनाए हुए हैं नोट्स, तो आप हिंदी वाले मत पढ़ना, इंग्लिश मीडियम वाले मैंने ये क्वेश्चन नीचे लिखे हुए हैं और हर एक क्वेश्चन को इंग्लिश मीडियम में सॉल्व भी किया हुआ है, तो इंग्लिश वाले आप नोट कर लेना, क्योंकि मैंने हिंदी मीडियम के लिए वीडियोज़ बनानी होती है, तो एक ही PDF में मैंने दोनों कवर कर लिए। तो देखो आपको दिया हुआ है कि थर्ड ऑर्बिट की रेडियस तो इतनी है, तो फर्स्ट की निकालो। तो देखो आपको क्या है यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट लगाना है कि हाइड्रोजन एटम के लिए आपको पता है जो रेडियस का रेशो होता है वो रेशो क्या होता है 149 n², इसकी इक्वल आता है। ये रेशो अपने निकाला था एक क्वेश्चन में, आपको याद हो तो ये रेशो होता है। अब रेशो से आपको वैल्यू निकालनी हो तो रेशो से वैल्यू कैसे निकालते हैं, छोटी क्लासों में आपने पढ़ा है कि इसको x मान लो, इसको 4x मान लो, इसको 9x, ऐसे चलते चलते n²x हो जाएगा। तो अब आपको थर्ड ऑर्बिट की वैल्यू थर्ड रेडियस की वैल्यू गिवन है, थर्ड ऑर्बिट की जो रेडियस है वो 9x की इक्वल है, और 9x की वैल्यू आपको पता है कि 4.77 एंगस्ट्रॉम है, और x की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो क्या आ जाएगी 4.77/9, तो 0.53 एंगस्ट्रॉम आ जाएगी। और क्या आ जाएगा यहाँ से, आपको पता है फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस कितनी है, 1 को x से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो x ही आंसर आएगा इसका, तो x की इक्वल आ जाएगी, तो 0.53 एंगस्ट्रॉम क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। यही आपसे पूछ लेता कि सेकंड ऑर्बिट की निकालो, तो आप इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देते, ठीक है ना, 4 से मल्टीप्लाई कर देते तो आंसर आ जाता। तो देखो फिजिक्स करने के लिए आपका मैथमेटिक्स स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप न्यूमेरिकल से इसमें अटैम्प्ट कर सकते हो, और जिसका फिजिक्स लेते हुए मैथमेटिक्स स्ट्रॉन्ग होता है वो आदमी सक्सेसफुल बहुत जल्दी होता है, ठीक है। तो और जो स्ट्रॉन्ग करने का तरीका है वो आपको पता है प्रैक्टिस, ओनली न्यूमेरिकल ओनली प्रैक्टिस से ही होते हैं, जब आप इनकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। नेक्स्ट देखो सेकंड क्वेश्चन इसमें 2 नंबर का आया हुआ है कि गिव एक्सप्लेनेशन ऑफ बोर क्वांटम कंडीशन ऑन द बेसिस ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ मैटर वेव्स। बोर की क्वांटम कंडीशन आपको बतानी है किसके प्रिंसिपल पे, मैटर वेव्स के प्रिंसिपल पे। तो देखो मैटर वेव्स वाला तो इसमें एक ही टॉपिक था, बिल्कुल लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का, कि डी ब्रोगली के मैटर वेव से आपको जो बोर की हाइपोथेसिस थी MVR = NH/2π, और इसको देखना आप बुक में एक लाइन लिखी हुई है, इसको बोर की क्वांटम कंडीशन बोल देते हैं। क्या बोलते हैं इसको, बोर की क्वांटम कंडीशन, क्योंकि H/2π का ये इंटीजर मल्टीपल होता है। तो अपने क्वांटम कंडीशन एक स्टार्टिंग चार्ज वाले चैप्टर में पढ़ी थी, Q = Ne, तो यहाँ पे भी n क्या था, इंटीजर मल्टीपल था चार्ज का, तो यहाँ H/2π का इंटीजर मल्टीपल ये n होता है, तो तभी अपने इसको बोर की क्वांटम कंडीशन बोलते हैं। तो देखो इससे सीखने को मिला अपने को भी, जब भी क्वांटम कंडीशन आ जाए तो आपको क्या लगाना पड़ेगा, आपको वहाँ पे MVR = NH/2π लगाना पड़ेगा। तो आपको कहा हुआ है कि मैटर वेव्स की हेल्प से क्वांटम कंडीशन को प्रूव करो, तो ये आपका चैप्टर का बिल्कुल लास्ट जो क्वेश्चन है वो डिस्कस किया हुआ है, ठीक है ना।
नेक्स्ट 2011 का क्वेश्चन आता है, पहले 1 नंबर का क्वेश्चन है। देखो क्या पूछा हुआ है कि विच सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इज इन विजिबल रीजन। ये जब मैंने आपको सीरीज करवाई थी तब बताया था कि एक ही सीरीज होती है जो विजिबल रीजन में लाई करती। कौन सी सीरीज होती है वो, सोचो आप। वो वाली सीरीज होती है आपकी बामर सीरीज। बामर सीरीज ऐसी सीरीज है जो अल्ट्रा वायलेट रीजन में भी होती है और आपके विजिबल रीजन में भी होती है, ठीक है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के। तो इसका क्या आ जाएगा, बामर सीरीज आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखो क्या है कि टोटल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कि जो हाइड्रोजन एटम की टोटल एनर्जी है, ठीक है, फर्स्ट ऑर्बिट में वो क्या है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी इसी ऑर्बिट में क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी आपको फाइंड करनी है। तो मैंने आपको एक रिलेशन कराया था एक वीडियो में, जो अगर आपने वीडियो देखी हो, कि तीनों टाइप की एनर्जी में डिफरेंस, और वो डिफरेंस मैंने बुक से करवाया था, नोट से नहीं करवाया था। तो तीनों टाइप की जो एनर्जी का रिलेशन होता है, भी 3 टाइप की एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी। तीनों में जो रिलेशन होता है वो रिलेशन आपको याद होना चाहिए। तो देखो क्या होता है, अब आपको पूछा हुआ है यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी में रिलेशन। टोटल एनर्जी गिवन है, पोटेंशियल पूछी हुई है। तो देखो वी नो दैट रिलेशन बिटवीन टोटल एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू -En इज इक्वल टू -UN/2। ये रिलेशन होता है। अगर आपको नहीं पता तो आपने नोट कर रखा होगा बुक में, पीछे जाके देखना, या बुक में तीनों टाइप के एनर्जीज का रिलेशन दिया हुआ है, ठीक है। तो En इज इक्वल टू -En इज इक्वल टू -UN/2। तो En ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और UN क्या आ जाएगा, ये 2 इधर मल्टीप्लाई 2 En के इक्वल। तो 2 इंटू 13.6 यानी -27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या आ जाएगा इसका आंसर। अब आप कहोगे भी सर ये तो डबल हो रही है पोटेंशियल एनर्जी तो टोटल की, तो लेकिन ये वाली वैल्यू छोटी है। नेगेटिव में जितनी वैल्यू बड़ी होती है वो उतनी डिक्रीज, एक्चुअल में ये हाफ हो रही है इसकी 13.6 की, ठीक है। आपको लग रहा है भी डबल हो रही है। अब 2013 का क्या क्वेश्चन है कि राइट बोर्स एनी 2 पोस्टुलेट्स फॉर हाइड्रोजन एटम। ये आपको पता ही है, पोस्टुलेट 3 पोस्टुलेट बोर्ड ने दी थी, कोई भी 2 पोस्टुलेट्स आपको लिखनी है, आपको लिखवाई हुई है। 2 नंबर का क्वेश्चन ये पूछा हुआ है। अब फिर से वही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है जो 2000 ऊपर आया था 11 में। देखो 2012 का पेपर बोर्ड की साइट पे अवेलेबल नहीं है तो उसके क्वेश्चन इसमें नहीं है, जो यानी पेपर्स अवेलेबल है उसके हिसाब से मैं आपको करवा रहा हूँ। तो देखो 2014 में भी आपसे वही चीज़ पूछी हुई है कि द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वही वैल्यू आ गई और आपको फाइंड करनी है काइनेटिक एंड पोटेंशियल। अब आपको इसमें दोनों एनर्जी पूछ ली, काइनेटिक भी पूछ ली और पोटेंशियल एनर्जी भी पूछ ली। तो आपको क्या करना है, तीनों टाइप के एनर्जी का रिलेशन देखना है भी तीनों टाइप के एनर्जी में रिलेशन क्या होता है। तो आपको पता है Kn इज इक्वल टू -UN/2 और -En। ये होता कैसे है, क्योंकि जो ये वाली एनर्जी थी KZE²/2R थी, ये वाली जो एनर्जी थी Kn की वैल्यू आपने निकाली थी 12mv² फार्मूला लगा के, ठीक है। और जो टोटल एनर्जी आती है इसकी वो आती है -KZE²/2R, ये माइनस में आती है तो तभी यहाँ पे माइनस लगाया हुआ है मैंने। और ये वाली जो एनर्जी आती है इसमें 2 नहीं आता नीचे, ओनली R आता है, ठीक है ना। तीनों देख लेना और तीनों से ये रिलेशन आपके पास आ जाएगा। अब आपको गिवन वही टोटल एनर्जी है, तो अगर तो आपको काइनेटिक निकालनी है तो काइनेटिक और टोटल उठा लो यहाँ से, क्योंकि तीनों इक्वल में ही है। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू -En, और En की वैल्यू है ये, -En की वैल्यू गिवन नहीं है आपको, ये चीज़ याद रखनी है। टोटल एनर्जी मतलब En की वैल्यू आपको गिवन है -13.6। तो Kn निकालना है तो इसका नेगेटिव ले लो, तो नेगेटिव का जब नेगेटिव लोगे तो ये पॉजिटिव आ जाएगा, यानी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी आ जाएगी। और जब पोटेंशियल निकालोगे तो पोटेंशियल आप ऑलरेडी निकाल चुके हो, ऊपर 27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। एक क्वेश्चन अभी आगे और आएगा इसके जैसा। 2015 का क्वेश्चन देखो क्या आपको पूछा हुआ है। पहले तो 1.5 मार्क्स का पूछा हुआ है कि ऑन द बेसिस ऑफ बोर्स पोस्टुलेट्स derive an expression for orbital velocity of electron in the nth stationary orbit of hydrogen atom। यानी हाइड्रोजन एटम की nth ऑर्बिट में आपको वेलोसिटी का फॉर्मूला निकालना है, जो Z/n इंटू 2.186 इंटू 10⁻⁶ मीटर पर सेकंड वाला फॉर्मूला वो डिराइव करना है। आपने डिराइव कर चुके हो, तभी मैंने यहाँ डिस्कस नहीं किया। अब नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर वही आ गया जो ऊपर आया हुआ क्वेश्चन है, तीसरी बार आ गया क्वेश्चन ये।
कि आपको पूछा हुआ है कि द ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इज़ -x इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि ग्राउंड स्टेट में हाइड्रोजन की जो एनर्जी है वो -x इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। व्हाट विल बी द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन दिस स्टेट, यानी आपको टोटल एनर्जी -x इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे दी और आपको क्या पूछ ली, काइनेटिक। तो आपको पता है कि काइनेटिक और टोटल में रिलेशन क्या होता है कि एन इज इक्वल टू -En। अब En की वैल्यू आपको ऑलरेडी -x गिवन है, ऊपर -13.6 थी, तो काइनेटिक माइनस का -x यानी x इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है, x इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसका आंसर आ जाएगा। तो अच्छा क्वेश्चन है ये। अब 2016 में देखो क्या क्वेश्चन है कि हाउ मच एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू एक्साइट ए हाइड्रोजन एटम फ्रॉम इट्स ग्राउंड स्टेट टू सेकंड एक्साइटेड स्टेट, कि आपको क्या निकालना है कि कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी अगर आपको किसी हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड स्टेट से सेकंड एक्साइटेड स्टेट में भेजना है। तो सेकंड एक्साइटेड स्टेट का मतलब कौन सी होगी, n इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो देखो क्या होगा इसमें, सेकंड एक्साइटेड स्टेट के लिए, सॉरी मैंने इसमें ये चीज़ गलत कर दी, आदमी से गलतियां हो ही जाती हैं। तो देखो आपको ये मॉडिफाई करना है, खुद को करना होगा क्वेश्चन। तो देखो आपको क्या करना है, पहले तो आपको एनर्जी निकालनी है, और एनर्जी मैंने आपको बताया था भी क्या होती है कि दोनों एनर्जी लेवल के डिफरेंस की इक्वल होती है। अब आपको इसमें सेकंड एक्साइटेड स्टेट कहा हुआ है, तो सेकंड एक्साइटेड स्टेट का मतलब क्या है, इसमें सेकंड एक्साइटेड स्टेट देखो n इज इक्वल टू 1 से जब n इज इक्वल टू 2 में जाएगा तो ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट होगी, और n इज इक्वल टू 3 में इलेक्ट्रॉन जाएगा तो ये सेकंड एक्साइटेड स्टेट होगी। तो जो मैंने यहाँ पे n इज इक्वल टू 2 लिख दिया, इसकी जगह आप n इज इक्वल टू 3 लिख के आंसर निकालो इसका। ठीक है ना, n इज इक्वल टू 3 लिखना है, इसको काट देना है सारे को, ये सारा आपको नहीं करना है। यहाँ -13.6 को किससे, 3 की स्क्वायर यानी 9 से डिवाइड करना है, और 9 से डिवाइड करके क्या करना है आपको, जो वैल्यू इसको आएगी उसमें से ये 13.6 को माइनस करना है। ठीक है, 13.6 को माइनस करना है। तो जब अपने क्या करेंगे, इस -13.6 को क्या, यहाँ इसको सॉल्व कर ही लेते हैं, अपॉन में 9 करेंगे, तो जो इसकी वैल्यू आएगी -9 को इसको 13 पे गया तो 1 पे जाएगा, फिर क्या आ जाएगा 46, और ये -1.55 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसका आंसर आएगा। ठीक है ना, 1.55 और प्लस इसमें क्या हो जाएगा 13.6, तो 13.6 में से 1.55 जब आप माइनस करोगे तो ये क्या आ जाएगा 11.05 इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, सॉरी 12.05 इसका आंसर आ जाएगा, वो आप निकाल लेना जो भी आंसर आएगा। तो यहाँ पे ये मैंने गलत कर दिया, इसके लिए सॉरी, आपको n इज इक्वल टू 3 के लिए निकालना है। 3 के लिए मैंने यहाँ पे सोच लिया कि कहीं सेकंड ऑर्बिट दिया हुआ है, तो सेकंड एक्साइटेड स्टेट दी हुई है, मतलब n की वैल्यू 3 पुट करनी है, ना कि 2। नेक्स्ट देखो क्या क्वेश्चन है कि राइट डाउन द स्टेटमेंट ऑफ बोर सेकंड पोस्टुलेट ऑफ क्वांटाइजेशन। बोर की सेकंड पोस्टुलेशन और क्वांटाइजेशन, वही क्वेश्चन आ गया, MVR इज इक्वल टू NH/2 पाई होता है। डिटरमाइंड द वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन इन लाइमन सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम। आपको क्या निकालना है, जो लाइमन सीरीज़ की फर्स्ट लाइन है उसकी वेवलेंथ निकालनी है। तो आपको पता है बोर की क्वांटम कंडीशन तो ये है, हाफ मार्क्स का तो ये क्वेश्चन है, और 1/2 का कौन सा है, जो नीचे वाला क्वेश्चन आपको गिवन है। तो n1 की वैल्यू 1 आपको पुट करनी है, और n2 की वैल्यू यहाँ पे 2 पुट करनी है आपको। ठीक है, फर्स्ट सीरीज जो लाइमन सीरीज़ की फर्स्ट लाइन है उसके लिए, लाइमन सीरीज़ के लिए n1 तो 1 होता है, और फर्स्ट लाइन मैंने आपको बताया था इससे 1 ज़्यादा होता है n2 की वैल्यू। जब आप इसको सॉल्व करोगे, बहुत बार सॉल्व कर चुके हो, 1215 एंगस्ट्रॉम इसका आंसर आएगा। ये कैलकुलेशन देख लेना आप वीडियो पे यूज़ करके। आगे चलते हैं, 2017 का क्वेश्चन क्या है कि राइट डाउन द रिडबर्ग्स फार्मूला फॉर स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम के स्पेक्ट्रम के लिए आपको क्या लिखना है, रिडबर्ग का फार्मूला लिखना है। तो देखो ये थोड़ा सा डीप क्वेश्चन है, ये रिडबर्ग का फार्मूला हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का जब आपको टॉपिक करवा रहा था उसमें एक तो फार्मूला पहले बामर का आया था 365.48 और अपॉन में n² - 4, ऐसा फार्मूला आया था, और इसके नीचे लिखा था कि इसको रिडबर्ग ने थोड़ा सेट करके फार्मूला दिया, वो फार्मूला आपको यहाँ लिखना है। थोड़ा सा डीप क्वेश्चन है, अगर डीपली किसी ने पढ़ा हुआ है तो वो इस क्वेश्चन का आंसर दे सकता है। 1/λ इज इक्वल टू r 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/n², और n की वैल्यू डिफाइन की हुई है 3, 4, 5 ऐसे होती है। ठीक है,
अब नेक्स्ट है राइट टू लिमिटेशंस ऑफ बोर मॉडल। बोर मॉडल की आपको दो लिमिटेशन, दोनों 1 मार्क्स की हैं। तो कोई भी दो लिमिटेशन, आपको 8 लिमिटेशन करवाई हुई हैं कि जिमान इफेक्ट स्टार्क इफेक्ट को नहीं बताता, फाइन स्ट्रक्चर को नहीं बताता, और क्या है ये सर्कुलर ऑर्बिट बताता है, लेकिन समरफील्ड ने बताया था कि ऑर्बिट्स इलिप्टिकल भी होते हैं। तो ऐसे बहुत सारे क्या हैं इसकी ड्रॉबैक्स हैं या लिमिटेशंस हैं। यहाँ ड्रॉबैक्स भी आ सकता है आपके पास, ठीक है ना, ड्रॉबैक्स आ सकते हैं इसमें। तो ड्रॉबैक्स या लिमिटेशन एक ही बात है। अब 2017 का सप्लीमेंट्री का क्वेश्चन है आपके पास। क्या है क्वेश्चन में कि राइट एनी टू पोस्टुलेट्स ऑफ बोर्स एटॉमिक मॉडल। वही क्वेश्चन दोबारा आ गया जो ऊपर पूछा हुआ था, ठीक है, कि कोई भी आपको दो पोस्टुलेट्स लिखनी है बोर मॉडल की, तो आपको 3 पोस्टुलेट बताइए, उसमें से कोई भी 2 लिख दो। तो देखो सप्लीमेंट्री वाला पेपर भी उतना इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि बोर्ड पैटर्न का ही पेपर होता है, वो होता बिल्कुल सेम है जैसा आपका फाइनल पेपर आता है वैसे ही सप्लीमेंट्री वालों का पेपर होता है। तो तभी मैं वहाँ से भी क्वेश्चन उठा रहा हूँ, क्योंकि अपने को तो बोर्ड के क्वेश्चन चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। तो अब तक कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं आया जो आपको मैंने ना करवाया हो चैप्टर में या कंसेप्ट ना यूज हुआ हो। अब 2018 यहाँ से क्वेश्चन कुछ ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। वैसे तो मोस्ट इंपॉर्टेंट सारे ही हैं, लेकिन ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट इस कारण क्योंकि यहाँ से आपका सिलेबस स्टार्ट होता है, जो पर्टिकुलर सिलेबस अब वाला चल रहा है। क्या है कि फाइंड द रेशो ऑफ मैक्सिमम वेवलेंथ टू मिनिमम वेवलेंथ फॉर द लाइंस ऑफ बामर सीरीज इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में आपको मैक्सिमम और मिनिमम वेवलेंथ का रेशो निकालना है। तो देखो मैक्सिमम और मिनिमम वेवलेंथ वाला एक क्वेश्चन आया था, ऐसे पता नहीं किस सीरीज़ के लिए था। तो मैक्सिमम वेवलेंथ आपको मैंने बताया था कि जो वेवलेंथ होती है वो एनर्जी का क्या होती है, रिवर्स होती है, यानी E इज इक्वल टू hc/λ। तो वेवलेंथ कम एनर्जी ज़्यादा, एनर्जी कम वेवलेंथ ज़्यादा। तो आपको पता है कि एनर्जी का गैप सबसे ज़्यादा किसके लिए होता है, 1 से लेके और इनफाइनाइट के बीच, 1 से इनफाइनाइट के बीच एनर्जी गैप हाईएस्ट होता है। तो लैम्डा इसके लिए क्या हो जाएगी, मिनिमम हो जाएगी। और 1 से लेके जो 2 तक जो एनर्जी गैप होता है, ये तो लाइमन सीरीज़ के लिए, अगर मान लो बामर आता है तो 2 से लेके 3 का गैप, एक ज़्यादा गैप, वो सीरीज़ पे डिपेंड करता है कि जो इसकी ग्राउंड स्टेट है वो कौन सी है। तो जस्ट उससे ऊपर वाले के लिए एनर्जी गैप सबसे कम, तो वेवलेंथ क्या होगी, सबसे ज़्यादा। ये क्वेश्चन कर चुके हैं अपने। तो मैक्सिमम वेवलेंथ यहाँ पे बामर सीरीज है, तो बामर सीरीज के लिए N1 तो 2 है, तो मैक्सिमम वेवलेंथ के लिए एनर्जी गैप सबसे मिनिमम N2 इज इक्वल टू 3 के लिए होगा, और N2 इज इक्वल टू इनफाइनाइट के लिए क्या होगा, मिनिमम वेवलेंथ होगी। तो अब आपके पास ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले में पहले तो ये 2 वैल्यू पुट करो, लैम्डा मैक्सिमम निकालो, फिर ये 2 वैल्यू पुट करो, मैं लैम्डा मिनिमम निकालो, फिर दोनों का रेशो आपको फाइंड करना। तो रेशो में 65/36 या 65/65 इसका अप्रॉक्सीमेट रेशो ले लिया मैंने, क्योंकि पूरा पूरा तो ये कैंसिल नहीं हो रहा, तो पूरा पूरा कैंसिल नहीं हो रहा, तो फर्स्ट के 2 डिजिट मैंने रेशो में ले लिए, ठीक है। तो ये आंसर सही है आपका। अब 2018 सप्लीमेंट्री का क्वेश्चन आता है आपके पास। देखो क्या है क्वेश्चन कि डेराइव द फॉर्मूला फॉर वेवलेंथ ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बाय बोर्स थ्योरी, कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का वेवलेंथ का फॉर्मूला निकालना है बोर थ्योरी से। तो वेवलेंथ का फॉर्मूला आपने एनर्जी गैप वाले से निकाला था, E2 माइनस E1 EN2 माइनस EN1, तो वो वाला फॉर्मूला है ये, 1/λ इज इक्वल टू R/Z² और 1/N1² 1/N2², वो वाला फॉर्मूला आपको क्या करना है, इसमें डेराइव करना है। तो ऑलरेडी डेराइव करवा चुका हूँ मैं, वो वहाँ से देख लेना। फिर आपसे पूछा हुआ है कि ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर टोटल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम की nth ऑर्बिट में टोटल एनर्जी आप निकालो, ठीक है, टोटल एनर्जी का एक्सप्रेशन। तो टोटल एनर्जी आपने निकाली हुई है -Z²/N² इंटू 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट टोटल एनर्जी होती है, तो वो आ जाएगा इसमें। अब 2019 का क्वेश्चन, तो देखो क्या है कि राइट नेम ऑफ सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम ऑब्टेन्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल N2 इज इक्वल टू 235 टू ग्राउंड एनर्जी लेवल N1 इज इक्वल टू 1। 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। आपने किया हुआ है कि उस सीरीज़ का नाम लिखना है जिसमें N2 की वैल्यू तो ये होती है और N1 की वैल्यू 1। तो कौन सी सीरीज़ होती है, लाइमन सीरीज़ होती है, तो लाइमन सीरीज़ इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि राइट नील्स बोर्स एनी 2 पोस्टुलेट्स फॉर हाइड्रोजन एटम या हाइड्रोजन लाइक आयंस। हाइड्रोजन लाइक आयंस के लिए नील्स बोर की कोई भी 2 पोस्टुलेट आपको लिखनी है। तो पोस्टुलेट थी वो आपको लिखनी है, बोर की जो पोस्टुलेट थी 3, उसमें से कोई आपको 2 लिखनी है। तो वो ये क्वेश्चन तीसरी बार आ चुका है।
आप इसको अच्छे तरीके से कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखो इस ईयर का क्वेश्चन क्या है कि एक्सप्लेन, ये वाला जो क्वेश्चन है 13 मार्च 2020 को जो पेपर हुआ है इस साल का बोर्ड का, उसमें आया हुआ है कि एक्सप्लेन बोर सेकंड पोस्टुलेट विद द हेल्प ऑफ डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। देखो 2010 के बाद 2020 में आया है क्वेश्चन ये, तो देखो 10 साल के बाद क्वेश्चन आया है कि जो आपके चैप्टर का लास्ट टॉपिक है वो वाला है मैटर वेव्स वाला, डी ब्रोगली वाला। डी ब्रोगली की हाइपोथेसिस से सेकंड पोस्टुलेट को प्रूव करो और ड्रॉ ए स्टेशनरी वेव मॉडल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फॉर n इज इक्वल टू 3। n इज इक्वल टू 3 के लिए क्या करो, मॉडल ड्रॉ करो। तो मैंने आपको n इज इक्वल टू 4 के लिए मॉडल तो ड्रॉ दिखाया हुआ है, n इज इक्वल टू 3 के लिए जो आपकी इंग्लिश मीडियम की बुक है उसमें ड्रॉ किया हुआ है, वो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। इज इक्वल टू 3 के लिए ये वाला जो इंटरनल डायग्राम है, अंदर वाला डायग्राम है, वो आपको ड्रॉ करना है, यानी इतना इतना डायग्राम, ठीक है। इतना जो डायग्राम है ये ड्रॉ करना है, बाहर वाला नहीं। तो इसमें क्या हो जाएगा, 3 वेव्स बनेगी, ये देखो 1, फिर ये 2 और ये फिर 3 वेव्स बन रही है और 3 वेव्स ही ऐसे बनेगी। तो आपको देखो क्या करना है इसमें कि 3 वेव्स बनानी है, या आप क्या करो, सिंपल तरीका आपको बताता हूँ, 6 इसके पार्ट्स कर लो, 1 2 3, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया। जितने भी आपसे ऑर्बिट पूछें n इज इक्वल टू 4 है तो इसमें देखो काउंट करो, 1 2 3 4, ये 5, ये 6, ये 7 और ये 8 पार्ट्स आ रहे हैं, तो 8 पार्ट्स में वेव बना दो। और n इज इक्वल टू 3 के लिए पूछा है तो 6 पार्ट्स में। तो ये क्या है, इस साल का यानी इस ईयर जो आपके बोर्ड का क्वेश्चन है वो आपसे पूछा हुआ था। तो अब मेरी तरफ से ये चैप्टर कंप्लीट है। कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम हो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। टेलीग्राम चैनल पे आपको इसके सारे कंप्लीट नोट्स मैं आज प्रोवाइड करवा दूंगा, चाहे इसका पीडीएफ जो पीडीएफ में होगा इसके क्वेश्चंस प्लस चैप्टर के नोट्स, और प्लस में जो प्रीवियस ईयर बोर्ड क्वेश्चन है वो सारे आपको मिल जाएंगे। और अगर आपको कोई सजेशन देना हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में या टेलीग्राम चैनल पर मुझसे कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हो। और आपको सारा सिलेबस मैं कंप्लीट करवाऊंगा राजस्थान बोर्ड का, और सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए भी उतना ही बेनिफिट है ये। सीबीएसई बोर्ड में भी यही सारा कुछ है और कुछ नहीं है इससे डिफरेंट। जब आपने कंप्लीट कर लिया सारा कोर्स, उसके बाद मैं यहाँ इसके जो बुक के सॉलिड क्वेश्चन है वो करवाऊँगा, और प्लस में आपको जो एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल है वो भी करवाऊँगा अलग अलग बुक से, ठीक है ना। तो एक बार तो आप अपने राजस्थान बोर्ड की बुक को कंप्लीट करो, और सीबीएसई वाले सीबीएसई बोर्ड वाली बुक को कंप्लीट करो, उनके लिए भी वैसे ही यूज़फुल है ये चैप्टर। तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।